हेलो एवरीवन। तो मैं दोबारा से वापस आ गई हूँ आज एक और वन शॉट वीडियो लेके एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो जैसे कि आप सबको पता है हमारे पेट पे कभी कभी क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। यार एसिडिटी हो जाती है तो इसके लिए हमें एसिड पढ़ने पड़ेंगे। जी हाँ, हमें एसिड भी पढ़ने पड़ेंगे और उस एसिडिटी को खत्म करने के लिए जो हम इनो पाउडर लेते हैं जो कि एक बेस की तरह काम करता है, हमें वो भी पढ़ना पड़ेगा। और उस एसिड और बेस के मिलने से जो सॉल्ट बनता है वो भी आज हमें पढ़ना पड़ेगा। तो चले चलते हैं। पढ़ाई लिखाई एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। अपनी पढ़ाई को जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं फुल स्पीड पे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो जैसे कि आपको पता है हम आज पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एसिड क्या होते हैं। एसिड जो होते हैं दे आर सॉर इन टेस्ट। बट यार हर एसिड को हम टेस्ट तो नहीं कर सकते। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अभी हम इसका डिफरेंस पढ़ेंगे, फिर हम बताएंगे हम किन का टेस्ट कर सकते हैं, किन्हें टेस्ट नहीं कर सकते और उन्हें कैसे पता करें कि ये एसिड है कि बेस है। यस, एसिड आर सॉर इन टेस्ट, बेस आर बिटर इन टेस्ट। अगर ये खट्टे हैं तो ये कड़वे हैं और ये सोपी भी हैं। ठीक है। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस टू रेड का मतलब क्या हुआ, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, ये एक ट्रिक है ABR। एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड लिटमस। ओके। और बेस क्या करते हैं, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। इसको कैसे याद रख सकते हो, BRB। एसिड को ABR और इसको याद रख सकते हो BRB। देन इसकी pH 7 से कम होती है। तो अब अगर इसकी pH 7 से कम हुई तो इसका मतलब इसकी pH 7 से ज्यादा होगी और 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, कुछ हमारे नेचुरल सोर्स होते हैं ऐसे जिनमें एसिड प्रेजेंट होता है, तो हमें उसे भी जानना बहुत जरूरी है और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि MCQs में कई बार ये पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो नेचुरली हमारे बहुत सारे फूड्स आइटम में पाए जाते हैं। तो लेट्स सी कि वो कौन कौन से एसिड होते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने अभी बात बोली भी थी। विनेगर और पिकल्स। विनेगर मतलब सिरका, ठीक है, जिसे एसिटिक एसिड भी कहते हैं, CH3COOH। अब ये आपका इसमें कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड। ठीक है, ये एसिड इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते बट ये है तो एसिड ना। और हमारे जितने भी सिरका किसमें यूज होता है, आपके क्या कहते हैं अचार डालने में भी यूज होता है, चाउमीन नूडल्स जो आप खाते हो उसमें भी आपका विनेगर यूज होता है। ऑरेंज, ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड, टेमेरिंड के अंदर टार्ट्रिक एसिड, टमाटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है टमाटो के अंदर कौन सा एसिड होता है। सोर मिल्क जो खट्टा दूध हो जाता है, लैक्टिक एसिड। उसी लैक्टिक एसिड से आगे आगे हमारी फर्दर क्या बनती है, कर्ड बनती है जिसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। लेमन, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड। एंड स्टिंग, मिथेनोइक एसिड। नेटल स्टिंग, मिथेनोइक एसिड। यार ये याद रखना, जितने भी स्टिंग है मतलब ये एंड स्टिंग और नेटल स्टिंग जो है उनके अंदर कौन सा एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड। ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और टमाटो को भी MCQs में पूछा गया। सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। अब हमने क्या किया, इन सारे एसिड बेस जो भी है इनको पहचानने के लिए मैंने बोला हर वक्त टेस्ट तो नहीं कर सकते कि सौर होते हैं एसिड, तो पता कैसे करेंगे। तो इन्हें पता करने के लिए कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड या कुछ नेचुरल कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनसे हम ये पता करते हैं कि वो एसिड है कि वो बेस है। ठीक है, तो उसे पता करने के लिए हमने उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया और जिससे हमें पता चलता है कि वो इंडिकेट करते हैं हमें कि ये एसिड और बेस है, इसलिए उन्हें बोला गया इंडिकेटर्स। जिसे मैंने लिखा है केमिकल कंपाउंड दैट चेंज इट्स कलर इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस। ठीक है, ये कलर। ठीक है, अब ये 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया, नेचुरल, ऑल्फैक्टरी एंड सिंथेटिक। पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल वाले। नेचुरल इंडिकेटर हमारे कौन कौन से होते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम नेचुरल इंडिकेटर की बात करें तो पहला इंडिकेटर होता है हमारा लिटमस इंडिकेटर। ठीक है, आई थिंक सबको दिख रहा होगा। लिटमस इंडिकेटर हमारा लाइकिन प्लांट से मिलता है। लाइकिन एल्गा प्लांट होता है, एल्गा टाइप की। तो उसमें क्या, उससे हमें ये मिलता है लिटमस। और ये जो लिटमस से ही हम क्या बनाते हैं, लिटमस पेपर बनाते हैं। आपने कई बार अपने स्कूल के अंदर लैब में भी देखा होगा, रेड एंड ब्लू कलर के पेपर होते हैं, लिटमस पेपर होते हैं। स्ट्रिप होती है बिल्कुल ऐसे इस तरह की रेक्टेंगल शेप में।
अब ये जो लिटमस पेपर होता है ना, इसका नेचुरल कलर तो पर्पल है, क्योंकि ये लाइक्विड भी पर्पल कलर की होती है, लेकिन ये एसिड में क्या हो जाती है, रेड हो जाती है। मैंने बोला था ना अभी कि एसिड टर्न्स ABR ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। तो ये ब्लू से क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं, ठीक है। आप कहोगे मैम आपने तो पर्पल बोला है, नहीं इसका कलर पर्पल जरूर होता है, लेकिन जब ये लिटमस बनाया जाता है, इसे हम जब स्ट्रिप फॉर्म में बनाते हैं तो ये दो कलर में मिलती है हमारी, रेड एंड ब्लू कलर में। जब ये रेड कलर में होगी, ठीक है, तो रेड पे तो एसिड में अगर आप रेड कलर की स्ट्रिप डालोगे लिटमस की, तो रेड नहीं पता चलेगा, रेड में तो रेड नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि एसिडिटी अपनी एसिड अपना रेड कलर नहीं दिखा पाएगा उसमें, ठीक है। लेकिन अगर हम उसमें ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो वो कैसा टर्न हो जाएगा, रेड टर्न हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप रेड लिटमस पेपर बेस में डालोगे तो वो कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। इसी वजह से मैंने कलर भी उसी कलर से लिखा हुआ है उन्हें। अब बात करते हैं हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया फ्लावर होता है, ठीक है, पिटूनिया, ये सब फ्लावर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इनका कलर नॉर्मल ब्लू होता है, लेकिन एसिड में ब्लू, बेस में पिंक, ठीक है। ये आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये टेबल मैंने इसलिए बनाई है ताकि आप लोगों को याद रह सके। टर्मरिक येलो कलर की होती है, एसिड में तो येलो ही रहती है। अब घर में चाहो तो एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, अगर कोई भी हल्दी का दाग आप किसी भी व्हाइट कपड़े में किसी में भी लगाओगे और उसमें पानी डाल के उसके ऊपर अगर आप सोप लगा, उस पर थोड़ा सा रब करोगे सोप को, तो वो कैसा हो जाएगा, रेड ऑरेंज कलर का हो जाएगा, डार्क रेड ऑरेंज, डार्क ऑरेंज कलर का, ठीक है, रेड ऑरेंज कलर, ठीक है, रेड ऑरेंज कलर हो जाता है। ऐसे रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट होती है, वो रेड कलर की होती है, एसिड में रेड ही रहती है, बेस में ग्रीन रहती है। मैं दोबारा बता रही हूँ, लिटमस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टर्मरिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिटमस क्या करती है, ABR, एसिड में क्या होगा, एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड, ठीक है, बेस टर्न BRB, बेस रेड टू ब्लू कर देते हैं, ठीक है। बेस क्या कर, अगर वो बेस है तो उसमें आपका रेड लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। अब बात करते हैं हम कौन से इंडिकेटर्स की, सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में हमारे दो आते हैं, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथैलीन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, एसिड में रेड हो जाएगा और बेस में येलो। फिनोल्फथैलीन एसिड में कलरलेस रहता है और बेस में पिंक हो जाता है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्या होता है, मान लो एक लड़की है, ठीक है, उसका नाम है शीना। अब शीना के पास एक बीकर है और फ्लास्क है या बीकर है, और उसके अंदर उसने क्या किया, उसमें कोई भी मान लो सॉल्यूशन है, एसिड है, बेस है, उसको नहीं पता। अब क्या हुआ, उसने उसके अंदर पिंक कलर का क्या डाला, पिंक कलर का, ठीक है, पिंक कलर का उसने फिनोल्फथैलीन की ड्रॉप्स इसमें डाल दी। जैसे ही उसने पिंक कलर की फिनोल्फथैलीन की ड्रॉप डाली, तो अब क्या हो गया कि ये जो कलर था हमारा, ये कैसा हो गया, कलरलेस, ठीक है। तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या था, एसिड था, फिनोल्फथैलीन के डालने से क्या हो गया, वो कलरलेस हो गया, क्योंकि फिनोल्फथैलीन क्या होता है, कलरलेस हो जाता है एसिड में। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि शीना नाम की गर्ल थी, उसने कोई एक सॉल्यूशन दिया, उसमें उसने जैसी फिनोल्फथैलीन की ड्रॉप डाली तो वो कलर, जो सॉल्यूशन बना, बी प्रोडक्ट जो बना, वो कलरलेस हो गया। तो आपको याद रखना है यार, फिनोल्फथैलीन अगर कलरलेस कर देता है किसी सॉल्यूशन को तो वो एसिड है। अब उसी सॉल्यूशन में जब दोबारा से उसने फिर से क्या डालने, अब उसके अंदर क्या डाला उसने, भाई अब ये तो एसिड हो गया, समझ आ गया हमें कि अभी कलरलेस हो गया। अब क्या हुआ, उसने इसके अंदर डालना शुरू किया दोबारा से कोई बेस डाला, ठीक है। अब जैसे ही इसके अंदर कोई भी बेस इसने डालना शुरू किया, बेस कोई भी बेस मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया इसी सॉल्यूशन में, तो उसने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड के जाते ही, और इसके अंदर ऑलरेडी फिनोल्फथैलीन तो प्रेजेंट था ना, अब एसिडिक करेक्टर कम हो गया और बेस करेक्टर ज्यादा हो गया, मतलब हमने बेस की क्वांटिटी ज्यादा कर दी इसके अंदर। जैसे इसके अंदर बेस की क्वांटिटी ज्यादा हुई, तो दोबारा से उसके अंदर जो फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर था उसने क्या किया, इसको दोबारा से क्या बना दिया, पिंक कलर का बना दिया सॉल्यूशन को, ठीक है। इस सॉल्यूशन को कैसा बना दिया, पिंक कलर का बना दिया। तो इससे ये शो होता है कि फिनोल्फथैलीन एसिड में कलरलेस होता है और बेस में आपका पिंक होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा सीबीएसई में। तो इसी तरह से पूछेंगे कि एक गर्ल थी या एक बॉय था, उसने एक प्रोडक्ट, मतलब एक बीकर में उसने एक सॉल्यूशन था, उसने फिनोल्फथैलीन की ड्रॉप्स डाली तो वो पिंक कलर का हो गया, तो पिंक होगा तो ऑब्वियसली वो पिंक कलर था, तो वो कौन सा सॉल्यूशन था, बेस था,
ठीक है। अब उसने जब वो पिंक कलर का सॉल्यूशन हो गया, उसमें दोबारा से उसने एक और सॉल्यूशन डाला, और वो सॉल्यूशन डालते ही वो क्या हो गया, कलरलेस हो गया। तो आप क्या बोलोगे, सॉल्यूशन के डालते ही वो कलरलेस हो गया, तो इसका मतलब जो वो सॉल्यूशन क्या था, एसिड था। और कलरलेस क्यों हुआ, क्योंकि फिनोल्फथालीन जो उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट था, एसिड से रिएक्ट करके उसने क्या बना दिया, कलरलेस बना दिया सॉल्यूशन को। आई होप ये समझ आया होगा। अब चलते हैं आगे। अब क्या होता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। हमने नेचुरल डिस्कस कर लिया, हमने सिंथेटिक भी डिस्कस कर लिया, अब हम आ रहे हैं ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी मतलब जिन्हें हम सूंघ सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सूंघ सकते हैं तो मतलब जैसे कोई ब्लाइंड स्टूडेंट है, कोई ब्लाइंड है, वो कैसे पता करेगा यार, वो तो नहीं, ना तो टेस्ट करेगा तो यार ऑब्वियसली जीभ पे कोई दिक्कत हो जाएगी, टंग पे, तो वो कैसे करेगा। तो इस तरह कुछ एक ब्लाइंड स्टूडेंट है और उसे सॉल्यूशन दे दिया गया एसिड एंड बेस, और उसके अंदर उसमें उसे डाल दिए गए इंडिकेटर्स। कौन से इंडिकेटर्स डाले गए, अनियन एक्सट्रैक्ट, वनीला और क्लोव ऑयल, ठीक है। क्लोव मतलब लौंग, सबको पता ही होगा, अनियन मतलब प्याज, सबको पता ही है। तो इसकी स्मेल, अनियन की, वनीला की, क्लोव की स्मेल सेम रहती है, एसिड में डाल लो, चाहे अनियन डाल लो, चाहे क्लोव डाल लो, चाहे वनीला डाल लो, इनकी स्मेल सेम रहेगी। मतलब आपको एसिड के अंदर अनियन की स्मेल आएगी, आपको क्लोव की भी स्मेल आएगी, आपको वनीला की भी स्मेल आएगी, ठीक है। तो कोई भी अगर ब्लाइंड स्टूडेंट है तो वो उसे स्मेल करके पता कर सकता है कि अगर अनियन की स्मेल आ रही है तो इसका मतलब ये एसिड है, ठीक है। वनीला कह रही तो वनीला है, तो इसका मतलब ये एसिड है। अगर ये तीनों डालने के बाद भी स्मेल नहीं आती है, ठीक है, इन तीनों में से अगर कोई भी इंडिकेटर डाला है और स्मेल नहीं आती है, तो इसका मतलब वो क्या है, बेस है। इसका बस एक सिंपल सा लॉजिक है, एसिड में स्मेल नहीं आती, कुछ भी डाल लो, अनियन डालो, चाहे वनीला डाल लो, चाहे आप क्लोव ऑयल डाल लो, लेकिन बेस में स्मेल आती है। अब यस, ये एक्सपेरिमेंट है, इसको हम करेंगे डिस्कस। पहले ही देखा। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड क्या करता है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा और सॉल्ट बना देगा और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यस। एसिड क्या है, H2SO4, मेटल क्या है, जिंक। अब जिंक ने जैसी, देखो रिएक्शन में इस करने का एक तरीका बताती हूँ, ट्रिक है ये छोटी सी। पास वाले पास से जुड़ते हैं, दूर वाले दूर से। अब ये वाला इसके साथ तो कुछ है नहीं, और तो ये वाला किससे जुड़ेगा, इससे, ठीक है, सॉरी इससे नहीं, इससे, पास वाले पास से, ये दोनों पास पास है, तो ये दोनों तो आपस में जुड़ जाएंगे, ZnSO4। और H2 अकेला रह गया, इसके साथ कुछ और था ही नहीं जुड़ने के लिए, तो वो बाहर गैस निकल गई, तो ZnSO4 बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई, ठीक है। तो हमेशा जब भी मेटल और एसिड रिएक्ट करेंगे तो हमेशा एक सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी ही निकलेगी। कई बार क्वेश्चन आता है कि कॉपर के वेसल में हमें कभी भी कोई भी सौर प्रोडक्ट क्यों नहीं रखना चाहिए। सौर मतलब खट्टा, खट्टा मतलब एसिड। अगर मैंने उसके अंदर कर्ड डाल दी या मैंने कढ़ी बनाई और रात भर उसी कॉपर के वेसल में रख दिया, तो अगले दिन क्या हुआ कि वो बहुत ज्यादा उसमें से स्मेल आने लगी, पॉइजनस सा बन गया वो। तो वो क्यों नहीं करना चाहिए मुझे कॉपर के वेसल में, क्यों, क्योंकि कॉपर इज अ मेटल, मेटल जब भी रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। तो वो इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, वो पॉइजनस सॉल्ट बनेगा, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में दे भी रखा है। अब इससे पहले वाली स्लाइड में हम देख भी सकते हैं, जब भी कभी आप देखो जिंक ग्रेन्यूल्स डाले यहाँ पर, ये देख ही रहे होगे। अब जैसे इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो जिंक प्लस H2SO4, जो भी हमने पीछे रिएक्शन की थी, अब क्या होगा, मैंने बताया था, पास वाले पास से, दूर वाले दूर से, ये इससे जुड़ेगा ZnSO4 प्लस H2O। अब हाइड्रोजन गैस जब निकली, गैस है, गैस तो निकलेगी बाहर, तो इस ट्यूब से, टेस्ट ट्यूब से हमने डिलीवरी ट्यूब में, क्योंकि गैस है तो वो तो बाहर इसके थ्रू हमने कलेक्ट कर ली, किसमें, एक सोप के सॉल्यूशन में। सोप के सॉल्यूशन में जब कलेक्ट करी तो ऑब्वियसली उसमें से बबल्स निकलेंगे, गैस तो बबल्स की फॉर्म में निकली। जैसे ही बबल्स की फॉर्म में, ये देख रहे हैं बन रहे हैं बबल्स, ये बबल्स निकले तो हमने एक बर्निंग कैंडल इसके पास लेके आए। जैसे बर्निंग कैंडल हम इसके पास लेके आए तो क्या हुआ, एकदम से पॉप साउंड प्रोड्यूस हुई। तो ये याद रखना है हमें कि जब भी कभी हाइड्रोजन गैस निकलेगी और बर्निंग कैंडल उसके पास आएगी तो कैसी साउंड आएगी, पॉप साउंड आएगी। और अगर हम यहाँ पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती, कहीं किसी और रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती और तब बर्निंग कैंडल आप पास लाते तो वो क्या हो जाती, ब्लो ऑफ हो जाती, ठीक है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तब। अब एक तो रिएक्शन ये हो गई, ठीक है, कि हाइड्रोजन गैस को हम बर्निंग कैंडल से कराएंगे रिएक्ट तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। एक और क्या होता है, जैसे कि ये देखो आगे वही रिएक्शन आ गई, सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। आप दोनों में से कुछ भी ले लो, साथ में मैंने कोई भी क्या ले लिया, एसिड ले लिया,
जब भी हम इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनेगा ही बनेगा। सॉल्ट बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, प्लस वाटर बनेगा। अगर इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो, लाइम वाटर क्या होता है बेटा, लाइम वाटर, लाइम क्या होता है आपका जो CA होता है वो, उसमें अगर हम वाटर मिला देते हैं तो वो लाइम वाटर बन जाता है, जो कि होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आप मिलाओगे तो सोचो होगा क्या, अब इसमें से वाटर निकलेगा और कार्बोनेट बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। आपके एगशेल, मार्बल, ये सब किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ठीक है, अब कभी क्वेश्चन में आता है कि एगशेल है और उस पर एसिड डाला तो क्या होगा, है ना। तो हमें याद रखना है कि क्योंकि कार्बोनेट जो होता है बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग वैसा होता है, व्हाइट कलर का हो जाता है, और जैसे वो उस पर एसिड डालोगे तो ऑब्वियसली कोरोसिव नेचर एसिड का, तो उसे कोरोड ही करेगा। ठीक है, तो अब याद हमें क्या रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे जैसे ही हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, साथ में वाटर बनेगा। ठीक है, अब इसको हम देख भी सकते हैं यहाँ पे फर्दर, ये देख रहे हो, ये है लाइम वाटर। इस लाइम वाटर के अंदर अब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करी गई। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करी, जैसे ही पास करी तो वो कैसे कलर की हो गई, ये आपकी बिल्कुल व्हाइट, मिल्की व्हाइट अपीयरेंस हो जाएगी। इसका मतलब क्योंकि ये व्हाइट कलर का, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, बिल्कुल मिल्की व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। पूरी जो ट्यूब है, जो टेस्ट ट्यूब में हमने लाइम वाटर लिया था, वो क्या हो जाएगा, मिल्की व्हाइट हो जाएगा। अच्छा, इस लाइम वाटर को स्लेट लाइम भी कहते हैं, ये भी याद रखना। अब क्या हुआ, जब ठीक है मिल्की व्हाइट मिल गया, मुझे पता चल गया अभी कौन सा कंपाउंड है इसके अंदर, कौन सी चीज है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसी कैल्शियम कार्बोनेट में मैंने क्या किया, और ज्यादा अमाउंट की कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दी, दोबारा से इसमें और ज्यादा एक्सेस अमाउंट की कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दी। ठीक है, और ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो और ज्यादा मिल्की व्हाइट नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा, ये दोबारा से क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। कलरलेस क्यों हो जाएगा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में भाई वाटर बना था साथ में, अभी ये चीजें तो दोनों तो बनी ही थी हमारी। ठीक है, इसमें हमने दोबारा से क्या किया, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दी, तो अब हमारा बन गया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो सोल्यूबल होता है वाटर में, वो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो गया, इसकी वजह से वो दोबारा से उसका कलर कैसा हो गया, वाटर जैसा दिखाई देने लग गया, मतलब क्लियर वाटर की तरह दिखाई देने लग गया। ठीक है, दोबारा समझा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब भी कभी आप किसी भी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लिखते हो तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर आप किसी लाइम वाटर से रिएक्ट कराओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। इसी कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये व्हाइट कलर का होता है, मिल्की व्हाइट अपीयरेंस देता है। अगर इसी मिल्की व्हाइट अपीयरेंस पे हम दोबारा से और ज्यादा अमाउंट की कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, दोबारा से हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, जो कि कैसा होता है, सोल्यूबल इन वाटर होता है। एक डायग्राम आप ये भी देख रहे होंगे, इसमें भी यही हुआ है कि ट्यूब ली है, इसके अंदर क्या है, एसिड, विनेगर क्या है, एसिड, और साथ में क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है अपना यार, वो बेस है। ठीक है, अब ये दोनों ने रिएक्ट किया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर ऑलरेडी, ये जो गैस यहाँ से कलेक्ट करी थी, तो यहाँ पर क्या है हमारा लाइम वाटर है। लाइम वाटर हमारा कैसा हो जाएगा, टर्न कैसा हो जाएगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में जाएगी तो कैसी हो जाएगी, जल्दी बताओ क्या हो सकता है, ये हो जाएगा हमारा मिल्की व्हाइट अपीयरेंस हो जाएगी। ठीक है, क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। चलो अब आगे चलते हैं। ऐसी मेटल ऑक्साइड कभी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं हमने पहले भी पढ़ा था, बेसिक ऑक्साइड होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, लेकिन मेटल वाले बेसिक ऑक्साइड होते हैं, लाइक कॉपर ऑक्साइड HCl, कॉपर क्लोराइड बन गया ब्लू ग्लिसरॉल का, और साथ में वाटर। ठीक है, अब आती है आगे की रिएक्शन कि एसिड और बेस। अब एसिड और बेस दोनों आपस में मिले तो क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर। यही तो होता है यार, जब हम बहुत ज्यादा क्या कैसा खाना खा लेते हैं, बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं या बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खा लेते हैं, जब हम ओवर ईटिंग करते हैं तब भी हमारे पेट में क्या होता है, जरूरत से ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है, और स्पाइसी फूड में भी ऑलरेडी एसिड होता है, तो उसकी वजह से और ज्यादा एसिड हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है। तो ऑलरेडी एक तो स्टमक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, ऊपर से हमने खाना भी ऐसा खा लिया, एसिड खा लिया, तो अब क्या होगा, हमारे पेट में बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लेंगे, बेस। तो एसिड और बेस जब भी मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा, एक सॉल्ट बन जाएगा,
और साथ में क्या बनेगा, वाटर, इसलिए हमें रिलीफ मिल जाता है। जैसे कि हम इनो लेते हैं, वो बेस की तरह काम करता है और हमें उसके अंदर से, आपने देखा होगा जब हम उसे लेते हैं तो हमें बहुत ज्यादा रिलीफ भी मिल जाता है और वो न्यूट्रल सॉल्ट बन जाता है। तो इसका, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्ट बनता है और उसने न्यूट्रलाइज किया, एसिड और बेस ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज किया उसका इफेक्ट, इसलिए इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड का मतलब क्या है? देखो, कंसंट्रेटेड एसिड वो एसिड हुआ जिसमें पानी कम है और एसिड ज्यादा है, तो वो कैसा एसिड हुआ? कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है। विच कंटेन लेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड मोर अमाउंट ऑफ एसिड। डाइल्यूट उसको उल्टा कर दो, जिसमें ज्यादा पानी हुआ और एसिड कम हुआ, वो हो गया डाइल्यूटेड एसिड, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, अब मैंने कहा डाइल्यूट करना है एसिड को, मतलब जिसमें पानी ज्यादा रखना है और एसिड कम रखना है। तो अगर हम, क्योंकि एसिड बहुत ज्यादा कोरोसिव नेचर का होता है, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसको हम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम किसी भी बीकर में अगर एसिड लेते हैं, ठीक है, और फिर अगर हम इसमें क्या डालते हैं, वाटर, मान लो वाटर डालते हैं, तो क्या होगा? क्योंकि एसिड का नेचर क्या है, बहुत ज्यादा कोरोसिव है, ठीक है, ऑलरेडी उसमें से बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक हीट निकलेगी। तो अब क्या होगा, जैसे आप थोड़ा सा पानी डाल दोगे, जैसे गर्म तेल में आप थोड़ा सा अगर पानी की ड्रॉप्स ऐसे मतलब डाल दो तो छींटे नहीं निकलती, भारतीय स्प्लैश होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या होगा, एसिड में अगर आप वाटर डालोगे तो वाटर भी, मतलब वाटर के डालते ही वो एसिड क्या होगा, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक हीट है उसके अंदर, वो हीट बाहर निकलेगी ऐसे करके और स्प्लैश आउट होगी और हमारे ऊपर या हमारे फेस पे या हमारे हैंड्स पे कहीं पे भी हमें, मतलब वो बर्न हो सकता है। तो इसलिए हम जब भी डाइल्यूशन करते हैं एसिड का, तो क्या करते हैं, हमेशा वो कंटेनर के अंदर वाटर लेते हैं, ठीक है, और उस वाटर के अंदर क्या डालते हैं, एसिड, ठीक है, ड्रॉप वाइज ड्रॉप एसिड डालते हैं ग्रेजुअली, ठीक है, धीरे 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 उसके अंदर एसिड डालते हैं, क्योंकि पानी तो एक्सोथर्मिक है नहीं। अब एसिड, पानी ज्यादा एसिड कम, हमें डाइल्यूशन ही तो करना था, तो हम वो डालेंगे ताकि उसमें से हीट इतनी ज्यादा ना निकले, क्योंकि अगर हम एसिड में डालेंगे तो एक्सोथर्मिक हीट निकलेगी, स्टीम निकलेगी, वो स्टीम के साथ एसिड भी बाहर निकलेगा एंड इट विल स्प्लैश आउट ऑन आवर फेस। स्प्लैश मतलब छींटे पड़ जाएंगी, जैसे गर्म तेल में आप पानी डाल दो तो वो छींटे की तरह बाहर आता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस का मतलब क्या हो गया यार, मतलब स्ट्रेंथ मतलब कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कौन कितना ज्यादा वीक, है ना। तो कुछ एसिड होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ एसिड होते हैं जो बेचारे बहुत वीक होते हैं, है ना। जैसे क्लास में होते हैं ना, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ बच्चे बड़े वीक से होते हैं, चुपचाप से रहते हैं, तो उसी तरह से एसिड में भी कैटेगरी है। तो जो भी एसिड होता है ना, या कोई भी बेस होता है, वो अपना एसिड कैरेक्टर या बेस कैरेक्टर तभी दिखा सकता है जब उसमें क्या हो, वाटर हो। बिना वाटर के कभी कोई एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखा सकता, ना कोई वाटर बेस अपना बेसिक कैरेक्टर दिखा सकता है। इवन अगर आप किसी टेस्ट ट्यूब में ड्राई आप वो ले लो, ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस ले लो, HCl गैस ले लो, तो क्या होगा, और यहाँ पर आपने एक लिटमस पेपर लगा दिया और ये गैस है, तो गैस की फॉर्म बाहर निकलेगी, और ये पर ये भी क्या है, ड्राई, ड्राई लिटमस है, ठीक है, ड्राई लिटमस पेपर है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो अब ये वाला जो मैंने वो लिया था, ब्लू, अब ये मान लो ब्लू था, एसिड टर्न ABR था ना, तो ब्लू लिटमस को रेड में कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये रेड में नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये ड्राई है ना तो ये एसिड, जो ये एसिड है ड्राई हाइड्रो, ये क्योंकि ये ड्राई है, इसमें वाटर नहीं है, प्लस इस लिटमस पेपर में भी वाटर नहीं है, तो ये दोनों ही कहीं पर भी वाटर की प्रेजेंस थी, इसलिए ये अपना एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखा सकता। हाँ, पर जैसे ही अगर हम इसको ड्राई की जगह क्या ले लेते हैं, ठीक है, ड्राई की जगह मैं क्या ले लेती हूँ, अब इसमें वेट ले लेती हूँ, वेट लिटमस पेपर ले लेती हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये मेरा रेड लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में, सॉरी ब्लू ABR होता है ना, ब्लू से
रेड में आपका चेंज हो जाएगा। वेट लिटमस पेपर रहते हैं, क्योंकि ये एसिड है, यहाँ पे पानी के साथ रिएक्ट किया, पानी वाला लिटमस पेपर से रिएक्ट किया, तो ये आपका ब्लू हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि एसिड और बेस अपना एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर तभी दिखाते हैं जब उसमें क्या होता है, वाटर होता है। अब बात कर रहे थे हम कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है या कौन सा बेस वीक है। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड वही होगा जिसमें ज्यादा H आयंस होंगे, ठीक है। वाटर में वो जितने ज्यादा अपने H आयंस, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, ठीक है, H प्लस प्लस H2O बन गया हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन लिखना थोड़ा हमारे लिए मतलब ईज नहीं होता, इसलिए हम H आयन भी बोल देते हैं, पर आप हाइड्रोनियम आयन भी लिखोगे तो वो गलत ही होगा। तो जितने ज्यादा H आयन या हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, विद वाटर, उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। जिस एसिड में जितने ज्यादा H आयंस वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, जिस एसिड में जितने लेस H आयंस वो उतना वीक एसिड, जिस बेस में जितने ज्यादा OH आयंस, ठीक है, वाटर के साथ, ठीक है, वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, और जिस बेस में कम OH आयंस वो उतना वीक बेस, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं पीएच की। पीएच मतलब पोटेंस। पोटेंस मतलब जर्मन में ये वर्ड होता है, पी का मतलब होता है पीएच में पोटेंस, और इस पोटेंस का मतलब होता है पावर। तो मतलब पावर किसकी, एच आयन की कितनी पावर होती है सॉल्यूशन के अंदर, जिस एसिड के अंदर कितनी पावर है या बेस के अंदर, ऑब्वियसली बेस के अंदर तो कम ही होती है और एसिड के अंदर एच आयंस ज्यादा होते हैं। तो ये पीएच स्केल यही बताता है कि एच आयन की कितनी पावर होती है किस कंडीशन में, एसिड में और बेस में, जो कि हम आगे पढ़ ही रहे हैं कि जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो जितना ज्यादा कोई भी एसिड जो होगा वो उसमें एच आयंस हमेशा ज्यादा होते हैं, और बेस में एच आयंस कम होते हैं, OH आयंस ज्यादा होते हैं, ठीक है। जो होते हैं ना, जितना आपका स्केल का नंबर कम होगा, देख रहे हो ये ग्राफ में इस तरह से ये ऐसे जा रहा है, तो मतलब इधर की तरफ सबसे ज्यादा है, 0 से लेके यहाँ तक सबसे ज्यादा है। तो जितना आपका एसिड का मतलब पीएच का नंबर कम होगा, जितना लेस नंबर ऑफ पीएच मतलब पीएच का जो नंबर है वो कम होगा, उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर पीएच 1 है तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहे हैं तो इंक्रीज इन एच आयन कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स दिस साइड, ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड में आपकी इंक्रीज हो रही है, तो और इधर की तरफ एच आयन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। देख रहे हो यहाँ पर जाते 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 ये डिक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर आपका कहाँ से कैसे हो रहा है, राइट टू लेफ्ट इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर ये राइट टू ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है। तो हमें इसको ऐसे याद रखना है, इसको देख के कंफ्यूज मत होना, तुम बस ये याद रखना जितना पीएच का नंबर कम वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना पीएच का नंबर ज्यादा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। जितना पीएच का नंबर ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो इसका मतलब वो वीक एसिड होगा, और जितना पीएच का नंबर कम वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और उसका वो बेस तो ऑब्वियसली बहुत ही वीक ही होगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो मान लो अगर पूछ लिया जाए हमसे कि पीएच किस एक की है 5, एक की है 8, एक की है 2, इसमें इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो हम कहेंगे 2 वाला, ठीक है। उसके बाद 5, उसके बाद मतलब 2 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर 5 हो गया, फिर लास्ट में 8। 8 तो क्या हो गया, बेस। अगर इसमें पूछा जाए कि इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, तो मैं कहूंगी ये वाला सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। इससे कम स्ट्रॉन्ग कौन सा है, फिर 5 है, और ऑब्वियसली ये तो बहुत ही वीक बेस हुआ। गॉट इट। तो हमें ये याद रखना है कि पीएच का नंबर जितना कम उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होगा, पीएच का नंबर ज्यादा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, सॉल्ट्स। अब बात करते हैं सॉल्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आते ही आते हैं पेपर में। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो क्या बनेगा, न्यूट्रल बेस, क्योंकि ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब वो न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, मतलब एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली बेस को तो अपने वो आने ही नहीं देगा ना अपने आप को कि मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो जिस जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो बनेगा तो सॉल्ट, क्योंकि एसिड और बेस है। पर कौन सा सॉल्ट बनेगा, एसिडिक। क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस हो और वीक एसिड हो तब क्या होगा, किसका कैरेक्टर ज्यादा शो होगा, बेस का। तो सॉल्ट तो बनेगा क्योंकि एसिड और बेस है, लेकिन कौन सा बनेगा, बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट की हमेशा पीएच 7 से ज्यादा होती है, एसिडिक सॉल्ट की पीएच 7 से
कम होती है। तो अब हम बात कर रहे हैं सॉल्ट की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड, हमारा खाने वाला नमक, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड का NaCl। इसकी पीएच न्यूट्रल होती है। बनता कैसे है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे और HCl लोगे, मतलब बेस प्लस एसिड मिलकर क्या बनाएंगे, देखो कैसे रिएक्शन हुई, पास वाले पास से रिएक्ट करके और दूर वाले दूर से, तो NaCl और ये क्या साथ में निकल गया H2O, ठीक है। अब ये कहाँ मिलता है, सी वाटर में मिलता है, रॉक्स में मिलता है, ठीक है, और ये जितनी रॉक डिपॉजिट्स में आपको सॉल्ट मिलेगा। यूजेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑब्वियसली सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा बनाने के लिए हमारा ये काम आता है। इसका तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, क्योंकि ये मतलब एक तरीका है जिससे आप आसानी से याद कर सकते हो। अब दूसरा आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH, बेसिक है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें OH आयन प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली बेसिक ही होगा। अब होता क्या है इसमें, ये यहाँ पर है हमारा NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। जब भी हम कभी सॉल्ट में और वाटर मिलाते हैं तो क्या बन जाता है मेरा, ये H2O क्या है, H और OH, तो Na किससे रिएक्ट कर गया, OH के साथ रिएक्ट कर गया, ठीक है, NaOH बन गया, क्लोरीन गैस निकली और हाइड्रोजन गैस निकली। अब बात क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, इसमें बात ये इंपॉर्टेंट है कि हम इसको, जब हम इस सोडियम क्लोराइड को क्या करते हैं, हम एक कंटेनर में, देख रहे हो ये डायग्राम देख रहे होगे, सॉरी एक मिनट, तो बेटा होता क्या है, हम इसमें क्या लेते हैं, एक ऐसा एक टैंक लेते हैं और उस टैंक के अंदर दो रॉड लगाते हैं, एक एनोड और कैथोड, एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव। जैसे हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए पहले हम इस टैंक के अंदर भरते क्या है, हम इस टैंक के अंदर हम सोडियम क्लोराइड भरते हैं। कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन। क्या बोलते हैं, ब्राइन। ये क्वेश्चन भी आता है कि कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड एज ब्राइन। ब्राइन क्या होता है, व्हाट इज, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज ब्राइन, तो आपको लिखना है कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन। अब जैसे ही इसके अंदर हमने ब्राइन इंट्रोड्यूस किया, जैसे इसके अंदर हमने ब्राइन डाला तो होगा क्या, और इलेक्ट्रिसिटी पास करी, वाटर था और हमने NaCl डाल दिया, तो जो हमारा NaCl में से जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो Na टूट गया और Cl में, ठीक है, तो Na जो है आपका Na प्लस है तो वो कहाँ जाएगा आपका, यहाँ पर कैथोड पे, और Cl कहाँ जाएगा आपका, इधर एनोड की तरफ, क्योंकि क्लोरीन क्या होती है, गैस होती है, तो वो बाहर की तरफ निकल गई, देख रहे होगे चाहे डायग्राम में आप, ठीक है। उसी तरह से जो वाटर भी तो था, तो वाटर जो था H आयंस कहाँ चले गए आपके, कैथोड की तरफ, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, ठीक है, और अंदर क्या बचे, OH आयंस, वो OH आयंस कहाँ चले गए, पॉजिटिव की तरफ, यहाँ पर निकल गए। अब क्या होता है, तो इसमें से जो जो प्रोडक्ट निकलता गया, ठीक है, जैसे कि Na और OH जो था वो बाकी, क्योंकि यहाँ पे Na था और यहाँ पे क्या पहुंच गया OH, ये फर्दर Na और OH फर्दर ज्वाइंट होके क्या बन गए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्राइन कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड इस टैंक से बाहर निकल गया, इधर से आया और इधर से बाहर निकल गया, ठीक है। इधर से हाइड्रोजन गैस निकली जो कि आपकी फर्टिलाइजर्स के लिए, फ्यूल्स के, इन सब के लिए यूज होती है। इधर से क्लोरीन गैस निकली जो कि हमारे लिए किसके लिए यूज होती है, स्विमिंग पूल में वाटर ट्रीटमेंट और इन सब के लिए यूज होती है, इवन पीवीसी डिसइंफेक्टेंट इन सब के लिए क्लोरीन गैस यूज होती है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, सोडियम क्लोराइड की, ठीक है। तो बनता क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन है और अल्कली मतलब क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए इसे बोला जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो जब अगर हमारे पेपर में ये हमसे पूछा जाएगा तो हमें ये डायग्राम बनाना है, हमें लिखना है कि एनोड की तरफ क्या जाएगा और कैथोड की, एनोड की तरफ क्या जाएगा, क्लोरीन गैस जाएगी, डायग्राम बना के, और फिर नीचे लिखना भी है कि एनोड क्लोरीन गैस, ठीक है, और कैथोड की तरफ हमारा क्या जाएगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और सोडियम जाएगा और OH है वो आपस में मिलके दोबारा से ब्राइन के थ्रू निकल जाए। इवन आप डायग्राम बना दोगे ना और ये बता दोगे कि ब्राइन क्या होता है, कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन, ये डायग्राम बनाया, एनोड और कैथोड इस डायग्राम में आपने बता दिया और ये सारी चीजें लिख दी जो डायग्राम में है, और ये बता दिया इसे क्लोर अल्कली प्रोसेस, ये भी पूछा जाता है, व्हाई सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन is known as chloralkali process because here there is a formation of chlorine which name as chlor and formation of sodium hydroxide
which is a alkaline in nature, so that's why it is called as chloralkali process. अब बात करते हैं हम, सॉरी फिर से ये इन सब चीजों पे मेरा इतना ध्यान नहीं जाता, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर हम इसकी यूजेस की बात करें तो ये किस में यूज होता है आपका, ऑब्वियसली प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन। और यूजेस की बात करें तो ये हमारा बहुत सारी चीजों में यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा बहुत सारी चीजों में यूज होता है। सोडियम ये हाइड्रोक्साइड जो बना है ये हमारा सोप मेकिंग में यूज होता है, हमने कार्बन कंपाउंड चैप्टर में इसमें पढ़ा भी था। पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है और क्लींजिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अच्छा उससे पहले जो मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, परमानेंट हम बाद में डिस्कस करेंगे, चलो उसको पहले हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है, जो कि हमने पढ़ा भी था, जिसका फॉर्मूला था Na, कहाँ गया, ठीक है, NaHCO3, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिक होता है, बनता कैसे है, NaCl लेंगे, अमोनिया लेंगे, वाटर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। NaCl सोडियम क्लोराइड लेंगे, अमोनिया लेंगे, वाटर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। इन तीनों को अगर हम ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, NaH, यहाँ पे ये गलत लिखा है, इसको करेक्ट कर लेना, NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, साथ में अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। अब ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना, ये हमारा यूज होता है बेकिंग सोडा की तरह। इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। अब ये बेकिंग सोडा हमारा यूज होता है किसमें, बेकरीज में। तो बेकरी वाले क्या करते हैं कि इस बेकिंग सोडा के अंदर थोड़ा सा टार्ट्रिक एसिड भी मिला देते हैं। जब बेकिंग सोडा के अंदर टार्ट्रिक एसिड भी मिल जाता है तो वो बन जाता है बेकिंग पाउडर। जब तक वो दोनों ड्राई फॉर्म में रहते हैं, बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड, तब तक वो आपस में रिएक्ट नहीं करते। जैसे ही हमने उसके अंदर वाटर डाला और उसका एक मिक्सचर बनाया और केक में डालने के लिए या ब्रेड बनाने के लिए हम उसमें डालते हैं, तो वो अपना रिएक्शन दिखाते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्या होता है, ये जो NaHCO3 है बेटा, ये जैसे ही आपका इसको हम हीट करेंगे तो क्या होगा, इसमें से जो कार्बोनेट बनेगा, हीट करने के बाद जो होगा तो कार्बोनेट बनता है। तो वो कार्बोनेट जो होता है ना, वो थोड़ा बिटर इन टेस्ट होता है। तो ऑब्वियसली बिटर केक तो कोई खाना पसंद नहीं करेगा, चाहे चीनी भी डालो उसमें फिर भी बिटर टेस्ट आएगा, तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या होता है, उस कार्बोनेट को ओवरकम करने के लिए हम उसमें टार्ट्रिक एसिड डालते हैं। वो टार्ट्रिक एसिड एक एडिबल एसिड है, ठीक है, जो कि टेस्टी होता है। तो वो जैसे ही NaHCO3 के साथ टार्ट्रिक एसिड के H आयन आते हैं तो वो बन जाता है सोडियम आयन, साथ में क्या निकलती है, हीट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो जब भी कभी हम ये फॉर्मेशन करके NaHCO3 बेकिंग सोडा बनाते हैं तो साथ में क्या बनता है हमारे, और इसको हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तो क्या होगा, ऑब्वियसली जो भी हमारा ब्रेड है वो उसको एंट्रैप कर लेगी ना, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ऊपर गैस तो बाहर निकलना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, वो जैसे ही उसमें से बाहर निकलती है तो छोटे छोटे, आप देख रहे हो ब्रेड के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। वो पोर्स इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें से गैस बाहर निकल जाती है, और जैसे ही वो बाहर निकलती है तो वो उस जो आपका केक है उसको क्या कर देती है, फ्लफी कर देती है, सॉफ्ट एंड फ्लफी कर देती है। सॉफ्ट क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा अमाउंट का वाटर भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका बेकिंग पाउडर काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दोबारा बता देती हूँ। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा होता है, उसके साथ हम HIN मतलब कोई भी टार्ट्रिक एसिड मिलाते हैं, और अकेला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हम कभी भी बेकरी में यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो हीट करेंगे तो उसमें से क्या होता है, कार्बोनेट बनता है, जो कि कार्बोनेट जो होता है टेस्टी नहीं होता है, बिटर इन टेस्ट होता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम उसमें एडिबल टार्ट्रिक एसिड डालते हैं। वो जब तक पानी के कांटेक्ट में नहीं आते तब तक कोई रिएक्शन नहीं करते। जैसे वो पानी के कांटेक्ट में हम उस केक पाउडर में जब मिलाते हैं तो वो रिएक्शन, क्योंकि उसमें वाटर भी होता है, तो जैसी रिएक्शन होती है तो वो कार्बोनेट जो बनता है वो मतलब न्यूट्रलाइज हो जाता है। उसकी जगह क्या निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, थोड़ा सा वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उस डो के अंदर, उस आटा जो भी हम बनाते हैं ना, उसका केक का डो बनाते हैं, उसमें वो एंट्रैप हो जाती है। फिर वो उसको क्या करती है, डो को ऊपर की तरफ ऐसे पुश करती है गैस की, मुझे तो बाहर निकलना है। तो वो क्या होगा, आपका फ्लफी हो जाता है। मतलब हम केक लेते इतना सा है थोड़ा सा, और वो इतना बड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है,
क्योंकि गैस उसको फुला देती है, और फुलाने के बाद क्या होता है, सारी की सारी गैस बाहर निकल जाती है, छोटे छोटे ग्रैन्यूल से आपको देखे होंगे ब्रेड के अंदर बने हुए होते हैं, और उसको फ्लफी कर देती है और सॉफ्ट और स्पंजी भी कर देती है। ठीक है, अब यही सोडा ये जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये आपका यूज होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी यूज होता है। कई बार सीबीएसई में ये भी पूछा गया है। अब कैसे यूज होता है, ये एक जो कि आप फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखे भी होंगे, लगे हुए होते हैं हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, कॉलेज में, सब जगह लगे होते हैं। होता क्या है उसके अंदर, वो रेड कलर का जो दिखाई देता है फायर एक्सटिंग्विशर, उसके अंदर होता क्या है, कुछ नहीं होता, उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन होता है, यही NaHCO3 होता है, और यहाँ पर एक साइड में एक स्ट्रिंग से क्या होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें ट्यूब से स्ट्रिंग से उसको हैंग किया होता है। जैसे हम इस नोजल को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, प्रेस करने की वजह से ये ट्यूब में जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है ये इसमें मिक्स हो जाता है। जैसे ये इसमें मिक्स होगा तो क्या प्रोड्यूस होगी, मैंने क्या कहा था कि टार्ट्रिक एसिड, वहां पर टार्ट्रिक एसिड लिया था, यहाँ पे दूसरा एसिड लिया है। ठीक है, एसिड इसके सल्फ्यूरिक एसिड तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे ये एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिलेगा तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, वो बाहर इस नोजल के थ्रू बाहर आ जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें पता है एक फायर एक्सटिंग्विशर है, वो फायर को खत्म कर देती है, मतलब एज अ ब्लैंकेट वो उसके ऊपर फायर के ऊपर चली जाती है, और वो फायर का कॉन्टैक्ट तोड़ देती है ऑक्सीजन से। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज अ फायर एक्सटिंग्विशर गैस। अब बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट की। सोडियम कार्बोनेट जो होता है NaSCO3, जो कि हमने अभी पीछे देखा ही था, और इसको हीट करेंगे तो मैंने कहा था सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और ये इस हीट मतलब सोडियम कार्बोनेट का मेनली हम यही करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट मतलब जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था उससे हम सोडियम कार्बोनेट बना लेते हैं। ठीक है, जिसे हम सोडा ऐश भी कहते हैं। अब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, हमारे डिटर्जेंट में भी यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का मतलब ये है कि उसके अंदर 10 मॉलिक्यूल किसके हैं, वाटर के। सोडियम कार्बोनेट मतलब कैसे बना सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 को हीट किया तो बन गया सोडियम कार्बोनेट। इसी सोडियम कार्बोनेट में अगर आप 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के ऐड कर देते हो तो क्या बन जाता है, वो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब बनता कैसे है, वही पहले तो हमें क्या चाहिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हमने पहली वाली अगर रिएक्शन याद कर ली तो हमें ये भी हो जाएगी, कौन सी, बेकिंग पाउडर वाली, कि NaCl लिया, अमोनिया लिया, वाटर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, CO2, और ये हमारा बन गया NaHCO3। इसी NaHCO3 को अगर हम फर्दर हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा सोडियम कार्बोनेट, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा। इसी सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है, ये एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है, जब इस एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट जिसे सोडा ऐश बोलते हैं, ठीक है, अब इसमें वाटर नहीं है, जब इसमें वाटर ऐड कर देते हैं तब इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, मतलब ऐसा सोडियम कार्बोनेट जिसमें 10 मॉलिक्यूल है वाटर के, उसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जो कि वॉशिंग सोडा कहलाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है याद रखने के लिए, सोडा ऐश होता है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, जब उसमें वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं तब हमारा ये बनता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और उससे पहले अगर हमें बेकिंग पाउडर वाले से याद है कि बेकिंग पाउडर कैसे बनता था, कि NaCl था, NH3 था, H2O, CO2, NaCO3, पता है NaCO3 को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर हम वाटर ऐड करेंगे सोडियम डेकाहाइड्रेट बन जाएगा, कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब इसका मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, क्रिस्टल्स ऐड हो गए, वाटर के क्रिस्टल्स ऐड हो गए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो इसका मेन यूज क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसे हम वॉशिंग सोडा, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम क्या है इसका, वॉशिंग सोडा। किस लिए यूज होता है, डिटर्जेंट प्रॉपर्टी के लिए यूज होता है। और सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चन आता है कि विच सॉल्ट इज यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो वो कौन सा सॉल्ट है जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करता है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा हमारा क्या है, हमारा वॉशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब आता है हमारा नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर, जिसमें हम क्या लेते हैं, वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि स्लेक्ड लाइम भी कहलाता है। ठीक है, अब इस स्लेक्ड लाइम में जैसे हम क्लोरीन पास करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है, और यही कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या कहलाता है, हमारा ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, पार्लर्स में, लॉन्ड्रीज में, डिसइंफेक्टिंग में और ड्रिंकिंग वाटर में यूज किया जाता है। फिर आता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, पहले तो हमें पता होना चाहिए, जिसे हम पीओपी भी बोलते हैं।
अब ये पीओपी क्या है, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, फॉर्मूला क्या है यार, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मतलब कैल्शियम सल्फेट तो बना, लेकिन साथ में क्या हुआ, हेमी मतलब हाफ, ठीक है, तो हाफ मॉलिक्यूल है वाटर का, ठीक है, हेमीहाइड्रेट। अब जैसे आप, अगर आपने देखा भी होगा, मार्केट से हम कई बार लेके भी आते हैं अपने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, साइंस के प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो ये पाउडर फॉर्म में आता है, बिल्कुल व्हाइट पाउडर, जैसे क्लास में आपने चौक भी देखे अपने। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता कैसे, जब हम कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, क्या है ये, कैल्शियम सल्फेट है, उसमें 2 मॉलिक्यूल्स है वाटर के, ठीक है, इसको जब हम हीट करते हैं एग्जैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 373 केल्विन टेम्परेचर पे ही अगर हम इसे हीट करते हैं, तब हमारा बनता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगर इससे ज्यादा हीट कर दोगे तो जो ये हाफ मॉलिक्यूल है ये भी नहीं रहता है, ठीक है। अब if it is heated more than 100 degrees Celsius, then water of crystallization is eliminated and anhydrous calcium sulfate called dead burnt plaster, ठीक है, क्या बन जाता है, डेड बर्न्ड प्लास्टर। अगर इसको हम जरूरत से ज्यादा हीट कर देते हैं तो क्या होता है, सारे ये हाफ मॉलिक्यूल भी उड़ जाता है, खाली CaSO4 रह जाता है, और ये CaSO4 क्या कहलाता है, डेड बर्न्ड प्लास्टर, क्योंकि इसमें अब बिल्कुल भी वाटर के मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है, और ये पीओपी की तरह सेट हो ही नहीं सकता, चाहे आप इसमें कितना भी पानी डाल लो, ठीक है। अब क्या होता है, इसलिए हमेशा इसी टेम्परेचर पे हमें हीट करना होता है ताकि हमें हाफ मॉलिक्यूल वाटर का मिल सके। अच्छा, हाफ मॉलिक्यूल मिल गया है तो इसके अंदर थोड़ा तो वाटर होता ही है, इसलिए हमें कभी भी पीओपी ना खुला नहीं रखना चाहिए, उसको हमेशा एकदम स्टोर्ड रख, उसको दैट शुड बी स्टोर्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर, ताकि उसमें एयर पास ना हो जाए, क्योंकि एयर या वाटर ना आ सके, एयर में भी मॉइस्चर होता है, उसके कांटेक्ट में आता है तो वो अगेन सेट हो जाता है। तो हमेशा इसकी फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, कैल्शियम सल्फेट को ये 2 मॉलिक्यूल वाटर के लेके जब करते हैं तब हेमीहाइड्रेट बनता है, और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही बनता है, और ऑब्टेन बाय जिप्सम, इसको कहते हैं जिप्सम, क्या बोलते हैं हम इसे, जिप्सम बोलते हैं, ठीक है। ये जो कैल्शियम सल्फेट और 2 मॉलिक्यूल 2H2 है जो है, ये क्या है, हमारा जिप्सम है। हॉस्पिटल में यूज होता है, फ्रैक्चर जो हो जाते हैं लोगों के, तो उनकी बोन को सेट करने के लिए, क्योंकि पीओपी सेट हो जाता है, बोन को एक पोजीशन में सेट करने के लिए हम हॉस्पिटल में इसको यूज करते हैं। टॉयज और स्टैचू और भी बहुत डेकोरेटिव मटेरियल, इन सबको बनाने के लिए हम यूज करते हैं। मेनली यही पूछा जाता है, व्हाई इट इज स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, बिकॉज इट हैज half molecule of water, and that half molecule when react with the any moisture, then it gets set into the hard molecules, okay, वो सेट होने लगेगा। अब लास्ट टॉपिक, द वाटर मॉलिक्यूल विच फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रिस्टल और सॉल्ट, मतलब क्या है ये यार, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कुछ नहीं है यार, ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर क्या हो, पानी मिला हुआ हो, कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के मिले हुए हैं, उसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एग्जाम्पल के लिए देख रहे होगे, यहाँ पे 4-5 तरह के सॉल्ट है, जैसे इनमें अलग अलग अमाउंट का वाटर ऐड होता है सॉल्ट के अंदर, तो इनका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ये बताती हूँ इस वाले का, ये है आपका कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट हमेशा जब उसमें 5 मॉलिक्यूल होंगे वाटर के तभी वो ब्लू होगा, जैसे ही उसमें से 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के हटे और अगर हमने उसे हीट किया तो वो क्या बन जाएगा, बिल्कुल व्हाइट कलर का बन जाएगा। और दोबारा अगर आप ये व्हाइट बन गया, अब इसमें दोबारा से आप 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के ऐड कर दोगे तो ये दोबारा से ब्लू कलर का बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, द वाटर मॉलिक्यूल विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, यू कैन से व्हेन वी ऐड द वाटर मॉलिक्यूल इन द salt in the crystal of the salt, then it is called water of crystallization. आई होप आप सबको समझ आया होगा, और अगर समझ आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।